मोहतरम साथियों, जैसा कि अभी अल्ताफ़ भाई ने आपसे कुछ इफ्तिताई गुफ्तगू की है, प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत बताई, प्रोग्राम का शेड्यूल बताया आपके सामने और 3 दिन क्या कुछ होना है उस पर बात की है। मेरी समझ ये है कि ये प्रोग्राम हमारा जो है, नॉर्मली हमने ये कोशिश की कि इसमें तकरीरें कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बातचीत करने का हमको मौका मिल सके। तो अभी जो हमारा ये सेशन है, क्योंकि यहाँ पर 2 टॉपिक थे, एक तो नीड ऑफ एमपीजे और इसके बाद जो है वो दूसरा टॉपिक हमारे अफसर भाई के ज़िम्मे था। अफसर भाई के पैर में चोट लगने की वजह से वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को मैं मर्ज कर दूँ, लेकिन पूरी कोशिश ये रहेगी कि टाइम भी बचेगा। हो सकता है कि वो पूरे 1-1.25 घंटे, पौने 2 घंटे लेना मुश्किल है, तो मैं 1-1.25 घंटे में अपनी बात को समेटने, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कोई तकरीर नहीं होगी, बल्कि मैं सवाल रखूँगा, आप लोगों की तरफ से जवाब आएंगे और उसी के ज़रिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को सुलाना नहीं चाहूँगा दोपहर के मौके पर। बहरहाल ये जो पहला टॉपिक है हमारे पास, हम जिस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं इस वक्त, कि नीड ऑफ एमपीजे। असल में एक सवाल ये उठता है अक्सर, जो है आप लोग क्योंकि काम करते हैं, समाज के दरमियान में रहते हैं, लोगों के दरमियान में रहते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं या अक्सर बातें होती है कि आखिर एमपीजे ही क्यों? मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत नेक काम कर रहा हूँ और काम करने के बहुत सारे महाज हैं, मैं उन सारों को छोड़कर आखिर एमपीजे में ही काम क्यों करूँ? ये सवाल जो है वो हमारे जहन में अक्सर उठता है। क्या हम में से कोई इसका जवाब दे सकेगा कि आखिर एमपीजे ही क्यों? एमपीजे इसलिए कि एक संवैधानिक आधार चलने वाला संगठन, जिसका अपना खुद का एक संविधान है, जिसकी 15 धाराएं है, और जो भी काम करता है कार्यबद्ध तरीके से, प्लानिंग के साथ में, योजनाबद्ध तरीके से और सभी भारतीय राज्य घटना के मार्गदर्शन में, और फिर सिर्फ कुछ % लोगों की बात नहीं करता है, भारत के आम जन की और जन की बात करता है और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात करता है। इसके लिए एक सशक्त समुदाय यानी कि ग्रुप की जरूरत है, और ये महसूस होता है कि इस वक्त में महाराष्ट्र के अंदर वो एमपीजे है और एमपीजे की जरूरत है, और एमपीजे के साथ मिलकर ही ये काम किया जा सकता है। ठीक, मैं थोड़ी सी बात को और बदलता हूँ कि जी शकील भाई, संगठन कायम हुए ये निस्वार्थ है और इस तरीके की महाराष्ट्र में जो पूरी इंडिया में कोई व्यवस्था नहीं है जो पीपल्स राइट के लिए एक प्रेशराइज ग्रुप बना के गवर्नमेंट में काम करना चाहती है। अपनी मालूमात की कमी की वजह से ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हम ही लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। ठीक, वो भी मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ऐसा समझते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को निस्वार्थी समझते हैं, उनका भी कोई मकसद नहीं आता। ऐसा लोग अपने अपने तौर पे लोग राय रखते हैं। ठीक जी सर, जब ये मीटिंग मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 2 चीज़ इसमें नोटिस किया था जी कि ये तो सियासी पार्टी की जमात की, हाँ, ओके। दूसरा ये गैर मजहबी जी, और इसमें लोग मजहब का इनपुट और समाज के हित में ये काम करते हैं। मैं एक दूसरी बात थोड़ा सा हटकर पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, ये तो एक अलग इशू है कि एमपीजे ही क्यों। असल में ये जो करंट मुल्क की सिचुएशन है, थोड़ी सी अगर इस पर हम लोग बात कर लें कि क्या ऐसी सिचुएशन में हमारी ज़रूरत महसूस होती है क्या आपको? एक सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की, जो ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई खिदमत खल्क का काम करने वाली तंजीम है, ना जो है वो लोगों में चैरिटी का काम करके जो है वो पैसे बांटने का काम कर रही है। तो क्या एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत आज के ज़माने में महसूस होती है कि जो आवाम के बुनियादी मसाइल पर लोगों में जागरूकता पैदा करे और लोगों के ज़रिए जो है एक मूवमेंट खड़ी करे और मसाइल को सरकार तक पहुंचा कर, मतलब जिस जगह पर उसको आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ पर जाकर उसको आवाज़ उठाने की कोशिश करे। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको लगता है कि आज के ज़माने में उसकी ज़रूरत है? क्योंकि जो सरकार इस वक्त मौजूद है, उस सरकार का अंदाज़ है काम करने का अंदाज़, और जिस तरह का अवाम का अंदाज़ है ना, हमारे पास अंधभक्त की भरमार है। अब ऐसे अंधभक्त के बीच में और ऐसे समाज के साथ में मिलकर काम करने में क्या हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट बचती है क्या? अच्छा जी, हाँ हाँ, बोलिए ना कोई बात।
इनको बात पूरी कर लेने दीजिए अपनी, बोलिए ना। बोलिए, बोलिए। एक मिनट जी जी, बोलिए बोलिए। ये आज के हालात में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मादी को अगर हम झाँक के देखें कि जब इंसानियत जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में, कहानियत में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उस वक्त ऐसी संगठनाएँ उठी जो निस्वार्थी भी है और मानव से, वो मानव जाति से ज़्यादा प्रेम करने वाली भी है और वो खुदा से डरने वाली भी है, इसलिए इतनी आज ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। तो बहरहाल ये कि एक ऐसे समाज की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हम महसूस करते हैं जो लोगों के बुनियादी मसाइल पर बात करने वाली हो, और जो करंट सिचुएशन है मुल्क की हम सभी लोग देख रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे, मेरे ख्याल से आपकी बात रह गई। आज के जो हालात हैं, आज की जो गवर्नमेंट है, पहले जो गवर्नमेंट थी वो हमारे मामला को सुन लेती थी और हमारे मामला को सुनने के बाद वो काम करती थी जी। लेकिन आज की गवर्नमेंट जो है वो इतनी आसानी से सुन नहीं गई, इसलिए हमें चाहिए इन लोग पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालें, प्रेशर डाल करके उस काम को क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो एक बनना वो बोलती है और करासिया बनता ये करती है तो वो सुनने वाली नहीं है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल करके इसमें हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जुड़ करके हमारे साथ चले और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, तब नहीं जाते हमारे। ठीक। सिराज भाई जी। अगर हम लोग पीछे के जो मामला देखें, यानी हमारे हिस्ट्री देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कि उन्होंने जो है वो ऐसा ही नहीं कि नबूवत को जो है वो 40 साल की उम्र में जो है वो नबूवत का उन्होंने ऐलान किया, और उससे पहले की ज़िंदगी जो है वो इन्हीं कामों में उनकी गुजरी कि उन्होंने जो है वो जो है विवाह के हुकूक के बारे में बात की, औरतों के लिए बात की, जैसा और गुलामों के लिए बात की, और उसके बाद ही जो है वो आमीन और सादिक जो है वो कहलाए, और उन्होंने फिर जो है वो अपनी बात को फिर उन्होंने रखा। लोगों ने कहा कि हाँ आप सच्चे हो, कि वो एक बात किया कि जो टीले के पीछे की जो है वो एक कोई फौज खड़ी हुई है जो आप पे हमलावर होंगे, तो आपको सादिक है, इसलिए हम जो है आपकी बात को मानते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद का जो है पूरे जो है वो ज़माना जो है वो बदलते गया। ये हम लोगों की हमारे यहाँ तारीख हुई कि भाई जो है वो अंग्रेज़ों का जो है वो दौर आया और वो हमारे यहाँ के लोगों पे जो है वो गालिब हुए। उन्होंने भी जो है ये काम किया कि उन्होंने बेसिक राइट्स को जो है वो ये ख़त्म कर दिया कि आपको यही नहीं पता था कि मेरे अधिकार क्या है, यानी आपके बेसिक्स राइट्स क्या है, वही उनको जो है वो लोगों को मालूम ही नहीं था, और उसको जो है वो मैंने उसके बारे में जो है वो आवाज़ ही उठा। चलो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भी जब ये बना संविधान, तो संविधान में भी यही कहा गया कि वो जो है वो बेसिक राइट्स जो है वो हर नागरिक के बेसिक राइट्स के बारे में जो है वो सोचा गया, और उसके अंदर जो है वो आर्टिकल जो है वो 15, 19, 21 और ये सारे जो है वो उसके अंदर शामिल किया गया, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ और राइट टू जो है फूड का मामला रखा गया। और एक जो है ये समाज यानी ये इस तरह का जो है वो बनाने की कोशिश की गई कि हर आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से जो है यहाँ रहने वाले नागरिक को है वो मिल सके। मगर हम देख रहे हैं कि वो आज़ादी से ही जो है उसका जो है उल्लंघन शुरू हो गया। हाँ, वो कोई ऐसा उसको जो है वो नेहरू ने बोला था कि ऐसा हम जो है वो ख्वाब देखते हैं कि भाई जिसके जो एक अगर आखिरी आदमी भी हो हिंदुस्तान का, उसके आंखों से जो है वो हम लोग जो है वो खोज ना पाए आंसू, तो ऐसा जो है वो हिंदुस्तान जो है हम लोग चाहते हैं कि भाई खुशहाल जो है वो हिंदुस्तान मिले हमें, तो वो हमारे को जो है वो दिखाई नहीं दिया, आज़ादी के बाद से ही नहीं दिखाई दिया। और हम देख रहे हैं कि ये अभी हमारे लोग बात करते हैं कि भाई पिछली सरकार ने ये किया, आने वाली सरकार ने ये किया, तो कोई सरकार का मामला नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया जो है वो बेसिक राइट्स ही लोगों को नहीं अभी तक मालूम, क्योंकि वो आज़ादी से ही नहीं पता है उनको कि जो है हो तो गए हम लोग बोले कि हम तो आज़ाद हुए, मगर वो अभी भी गुलाम है, वो कोई ना कोई तरीके से जो है वो गुलामी में ही। और एमपीजे जो है वो एमपीजे एक अलग ही संगठन, वो कोई बोलते हैं ना हम NGO है और ये इस तरह से हम तो ऐसा ही इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो इंट्रोड्यूस करने का जो है वो हमारा तरीका ही गलत हो रहा है। हम जो है वो मूवमेंट है, मूवमेंट जो है वो एक तहरीकी चीज़ रहती है, वो हमेशा जो है वो बिजली पैदा करती है समाज में, तो वही काम जो है हमारे को जो है वो समझना चाहिए कि हम लोग जो है वो तहरीक है NGO नहीं है,
तो हमारे को लोगों को भी बताने में यही लगता है कि हम लोग ये लोगों को बताएं कि हम तहरीक है, हम जो है वो लोगों को जो है वो जागरूक करने के लिए ही जो है वो ये हमारा कयाम है। और आप अपने बेसिक राइट्स को समझिए। अगर आप ये समझेंगे, अभी तक तो यही मामला आ गया है कि भाई आप लोग जो है वो खाने के पे बैठ गए, तो भाई आप खा पिएंगे तो काय के बेसिक राइट्स की बात करते हो तुम। अभी हमारे बेसिक राइट्स की बात तो आप छोड़ ही दो, पहले खाने का कुछ हमारा इंतजाम करो। तो ये हमारे को जो है वो गुलामी जो है वो एटलीस्ट जो है वो हमारे पे आ ही गई है, मुसलत हो ही गई है। मगर ये एमपीजे उसके अंदर एक सुनहरा जो है वो आपको जो है वो स्टार्ट दे सकती है, आपको एक मौका दे सकती है, समाज को दे सकती है कि एमपीजे से जुड़िए और जो है वो तहरीक की जो है वो मामला को हम जो है वो आगे बढ़ाए। मैं एक दूसरी बात की तरफ इशारतन बात करता हूँ कि एक तरफ तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सत्ता में है, इसका अपना बिहेवियर है, ये हमको मजबूर करती है काम करने के लिए। या उसके पहले जो कांग्रेस थी उसने भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम नहीं किया था, तो वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर था हमारा। क्या इस मुल्क की जो सूरत हाल है, चाहे वो इकोनॉमिकल सूरत हाल हो, चाहे वो आपके रोज़ी रोटी है ना, बुनियादी चीज़ें जो हैं आपकी, उसकी सूरत हाल हो, चाहे सेहत का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, एजुकेशन है, ये सारी की सारी जो सिचुएशंस है मुल्क की, क्या इस पर कोई बात कर पाएगा क्या कि आखिर मुल्क की सिचुएशन कैसी है इस वक्त? अभी कल ही जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का नंबर आया कि दुनिया में जो है गरीबी रेखा, जो भुखमरी के मामले में भारत का नंबर 101 है। पिछली मरतबा 102 था, उसमें 101 आगे बढ़ गए हम लोग। तो बहरहाल तरक्की हुई है, ऐसा हम लोग समझते हैं, भक्त हमारा यही समझता है। तो बहरहाल ये कि इस पर कोई बात करे ज़रा तो अच्छा रहे कि सिचुएशन क्या है जो डिमांड करती है कि भाई एक सोशल मूवमेंट की इस वक्त ज़रूरत है। रमेश थोड़ा सा बोलो यार, ज़्यादा चुप बैठना भी अच्छा नहीं है। अभी हम लोग जिस दौर से जा रहे हैं, तो एक तरफ से हम देखते हैं कि फासिज्म जो फासिज्म वाले जो लोग हैं वो लोकशाही के मार्ग से सत्ता पे आए हुए हैं। तो लोकशाही अभी हम बोलते हैं कि लोकशाही है, और लोकशाही के मार्ग 302,000 वो भी सत्ता में है, और लोकशाही के मार्ग से ये पूरा चल रहा है। और उसको देखते हैं कि लोग अपना दो रोटी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है, और इसके बावजूद इस देश के अंदर जो ये होता है पॉलिटिकल कहा जाता है कि विरोधी पक्ष होता है, वो विरोधी पक्ष ही देश के अंदर नहीं है। काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि विरोधी पक्ष नाम की कोई चीज़ इस देश से खत्म होती जा रही है। तो माहौल ऐसा है कि देश के अंदर विरोधी पक्ष नहीं है, और सत्ता में जो लोग हैं वो लोकशाही के मार्ग से आने के बावजूद भी संविधान का गला घोट रहे, और लोग सिर्फ अपनी पेट के पीछे, मतलब पेट के पीछे लगे हुए कि हमें आज खाना नहीं मिल रहा है, या आज हंडर इंडिया सिस्टम हम देखते कि हम 102 नंबर है, 101 नंबर पर हम लोग जिसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तो हम उनके भी पीछे हम चल रहे हैं, और ऐसे वक्त में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और जो हमारे सोशल मूवमेंट है, ये चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत बड़ा मौन सब जगह दिखाई देता है। इस तरह का माहौल अभी होने की वजह से अभी सोशल मूवमेंट की ज़रूरत मुझे लगती है ज़्यादा है। ओके, मैंने एक हल्की फुल्की सी बात कही थी आपको कि रोज़ी रोज़गार की बात कही, या थोड़ा सा मैंने राशन की तरफ आपको छेड़ा था कि फूड पर जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो अभी सर्वे आया है, बहरहाल वो आप सब ने कल देख लिया होगा। हम लोग देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब इस वक्त देश एक अलग परिस्थिति का शिकार है, पिछले दिनों हम लोगों ने कोविड को झेला है ना, और कोविड में न जाने हमारे कितने करीबी साथी जो अक्सर हमारे साथ में इस प्रोग्राम में रहते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हमने कोविड को ही बहुत करीब से देखा, और कोविड के पीरियड में हमने ये भी देखा कि कोविड में सरकार की नाकामी या हमारी हेल्थ की सर्विस पूरी तरह ठीक ना होने की वजह से हमने कितनी जानें खोई हैं, कितने लोगों ने न जाने कैसी कैसी तकलीफ़ उठाई है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब सरकारी यंत्रणा फेल हो गई तो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कैसी लूट मचाई, वो भी हमारी आंखों ने देखा।
हमने ये भी देखा कि मरने के बाद की क्या दुर्दशा बनी, बॉडी के साथ में जो खेल हुआ वो भी इन आंखों ने देखा है। इतना कुछ देखने के बावजूद, इतना कुछ झेलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जनता में कोई गुस्सा नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या है? कहीं से कोई गुस्सा, कहीं से कोई रिएक्शन, कहीं से कोई आवाज़ उठती हुई हमको नजर। पॉलिटिकल पार्टी ने थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन वो भी बहुत ताकत के साथ में नहीं। बाजी कुछ बोलना चाहेंगे? समाज तरफ से ना धीरे धीरे आज़ादी के बाद से धीरे धीरे वैसा लगता है कि नमनेस का शिकार हो चुका है कि उनको ऐसा लगता है कि हमने अगर आवाज़ उठाई भी तो हमारी आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं। तो अब हालात जिस अंदाज से इंडिकेट कर रहे हैं कि अब एक बहुत ताकत के साथ जनता को सरकार के सामने खड़े होना चाहिए, अपने राइट्स की बात करनी चाहिए और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगाने की ज़रूरत है। और पूरे उसके साथ में प्रूफ के साथ में, तमाम तथ्य के साथ में कि ये हमारा राइट तो ये आपने क्यों नहीं दिया, और नहीं दिया तो उसकी वजूहत क्या है। तो पब्लिक मूवमेंट बनाना आज के हालात में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पिछले साल जो है, जब ये बात चल रही थी पीपल्स मूवमेंट की खड़ी करने की, तो कोविड का जब फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ तो हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और हमने ये तय किया कि हम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या नेशनल गवर्नमेंट के बजट पर बात करेंगे। जब हम बजट पे बात कर रहे थे तो बहुत वीक खुद हमारा कैडर भी बड़ा ठंडा और समाज की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं। और मैं देख रहा था कि एक तरफ तो हमारी हालत है जो हम इतने डरे सहमे से किसी लोगों से मिलना नहीं पसंद करते हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है, हम लोगों में जाना नहीं चाहते हैं, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, हम एक मखसूस ग्रुप के साथ में ही कंफर्टेबली काम करना चाहते हैं। तो ये जो अंदाज़ एक हमारा रहा, और हमारी सरकार का बिहेवियर जो टाल मटोल की आदत, बड़ी मुश्किल से 2% हमारी GDP का हमने कंप्लीट किया, वो भी कब? जब हमको ये पता चला कि कोविड के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा, तब कहीं जाकर GDP का 2% हमको नज़र आता है। उसके मुकाबले में हम जब दुनिया पर नज़र उठाते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ का, अमेरिका बोलता है भाई 11%, फ्रांस और जर्मनी बोलते हैं 9%, अमेरिका 17% और फ्रांस और जर्मनी 11%, और दूसरे जो ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, ये सब 9-10%, 8-9% वाले, मतलब इतना % लोग अपने तक खर्च कर रहे हैं। और भारत देश में आज भी वही 1.5 से 2%। और वो 2% पर बात करने के लिए भी आप देखिए कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपने ये सुना नहीं होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर आवाज़ उठाई हो कि हेल्थ का बजट इतना कम क्यों, और XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना देशद्रोही का नाम लगेगा, कि हमने उस पर कितना बजट लगा रखा है। हम ये देखते हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वक्त जिसमें हम सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, उसके लिए हम तो 2% भी खर्च करने तैयार नहीं है। तो ये जो मैं प्रॉब्लम की तरफ लाना चाह रहा हूँ आपको, कि समाज की खामोशी और सरकार का विल ना होना, है ना, कि करने की इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति जो है खत्म हो चुकी सरकार में बैठे हुए लोगों की। उसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। जो बात रमेश कह रहे थे अभी, ये कि आप देखिए कि पूरी सोशल मूवमेंट खामोश। अभी जो थोड़ी सी आवाज़ कहीं कहीं से दिखती है क्योंकि कांग्रेस, NCP, शिवसेना महाराष्ट्र में है तो चलो छूट मिली कुछ आवाज़ उठाने की, वरना जहाँ BJP आई कि आवाज़ पूरी आपकी दबा दी नहीं गई। हम डर के मारे दब गए। वो क्या दबाएंगे? अगर जनता उठ जाएगी तो कोई क्या दबाएगा? लेकिन जो ये लीडरशिप है वो इतनी डरी सहमी है कि वो चंद लोगों को जेल में जाता हुआ देखकर अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने सबने खामोशी इख्तियार कर ली। मेरी समझ ये है कि ये सिचुएशन तो और ज़्यादा डिमांड करती है आपको काम करने के लिए। बाकी टाइम तो शायद चुप बैठा जा सकता था, इस वक्त जब सब लोग खामोश हैं तो जो समझदार है अगर वो भी चुप बैठ जाए तो कैसे चलेगा। बहरहाल ये एक मैंने सिचुएशन पर बात कही है। मैं थोड़ी सी बात जो है वो एजुकेशन पे करना चाहूँगा। हमारे पास जो है वो हम लोग जब बात करते हैं एजुकेशन की, जो सूरत हाल है हमारे पास, भाई हमारे पास एजुकेशन वाला कौन है उस ग्रुप में से? महाराष्ट्र की एजुकेशन सिचुएशन क्या है इस वक्त? कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा? काजिम नहीं है। कोई बताएगा कि एजुकेशन की सूरत हाल महाराष्ट्र की क्या है? महमूद भाई, महाराष्ट्र ऐसे जो है पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 2nd लार्जेस्ट स्टेट है, काफ़ी बड़ा स्टेट है ये।
में जो एजुकेशन का मामला है, तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ में एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन कर रहे हैं और कोचिंग क्लासेस और ये सब कुछ, यानी ये है कि गरीब के पास से तालीम का जो मामला है वो बहुत उससे उसकी रीच से दूर होता जा रहा है। अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। और आप हम ये देखते हैं कि जहाँ सरकारी स्कूलों में उसको अच्छी तालीम मिलना चाहिए, तो वो सरकारी स्कूलों का हाल वहाँ पे प्रॉपर देख रेख नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। उसी के साथ में एक और प्रॉब्लम भी ये है कि अब सरकार की जो और ये नीति है कि सरकार ने ग्रांट देना जो है वो अब तकरीबन बंद कर दिया है। सेल्फ हेल्प फाइनेंस के सिस्टम पर जो है वो स्कूलों को जो है वो परमिशन दी जा रही है। तो अब इसकी वजह से ये हो रहा है कि भरमसाठ फीस जो है उसको लेकर लोगों को जो है अच्छे स्कूलों में अगर पढ़ना है या मेयारी एजुकेशन हासिल करना है तो उनको प्राइवेट स्कूलों में जाना है। तो ये एजुकेशन को प्राइवेट की तरफ धकेलने का काम बहुत तेज़ी के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है और गरीब से जो है वो तालीम जो है वो दूर होती जा रही है। ये एक ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने जो है वो आती है। 1 to 8 राइट टू एजुकेशन, ये वो सब कुछ है, लेकिन उस पर कोई यानी जिसको कहेंगे कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए, वो कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ एक 25% एडमिशन का मामला है, लेकिन उसका भी जो मामला क्या है वो बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है। उसमें भी एडमिशन होती नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी का जो पूरा सिस्टम है एजुकेशन का बहुत बुरी तरह से जो है वो कोलैप्स है। क्वालिटी जो है एजुकेशन है, साइंस और मैथमेटिक्स की जो हमारी जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब यानी हमारे यहाँ मैथमेटिक्स का जो बच्चे का लर्निंग है और साइंस का वो बहुत ही पुअर किस्म का लर्निंग है, यानी और दूसरे जो हमारे छोटे छोटे मोहल्ले उनसे ही कम है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत गंभीर सिचुएशन है महाराष्ट्र में, बल्कि ओवरऑल इंडिया में ही तालीम की सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। असल में जब हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पर बात करते हैं या एजुकेशन का जो लेवल है हमारा उसके ऊपर बात करते हैं। मेरी समझ ये है कि एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास एजुकेशन का इन्वायरमेंट भी अपने हमारी बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही साथ जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये दोनों मुद्दे जो हैं, दोनों या तीनों मुद्दे जो है, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ख़ास तौर से लड़कियों की पढ़ाई का इशू जो है, गर्ल्स की एजुकेशन है, या जो इवन इन जनरल हमारा लिटरेसी रेट है, आप केरला को छोड़कर बाकी स्टेट्स की सूरत हाल, वैसे महाराष्ट्र टॉप 5 में आता है इंडिया के, तो लेकिन 5वें नंबर पर आता है। केरला के बाद 2nd नंबर दिल्ली का है, 3रा नंबर हिमाचल का है, 4था कर्नाटक और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र। तो बहरहाल ये हम सब लोग जो इतने पिछड़े हुए स्टेट से हैं और ये बेसिक इश्यूज़ हैं हमारे पास। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पास जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे ICDS पर, उस पर आप देखिए कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है कितना बड़ा अमाउंट खर्च करती है। हम लोग ने इस साल अपने बजट के अंदर नियर अबाउट 24,000 करोड़ 435 करोड़ 24,435 करोड़ अमाउंट रखा है। और उसमें से भी खास तौर पे सक्षम आंगनवाड़ी जो है वो हमारा बेसिक मुद्दा है, या पोषण आहार पे या मिशन पोषण स्कीम जो है इसको जो है फोकस कर रहे हैं। इतना पैसा लगाकर, इतने रिसोर्स लगाकर अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और इतने सारे बुरे हालत के बावजूद अगर जनता चुप बैठती है, तो इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? हमारे देश की ये सिचुएशन बनने का जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग बड़े, कौन बोल रहा है? आप ओके, आप बोल रहे हैं, बोलिए ना पूरी बात। खुद जनता उसकी जिम्मेदार है। बात करें सरकारी स्कूलें होती तकरीबन, क्योंकि महाराष्ट्र में तो या फिर मराठी इंग्लिश होगा या हिंदी मराठी होगा या उर्दू हो, इंग्लिश सेमी इंग्लिश तकरीबन होता है। तो आजकल ज़्यादातर सबको ये है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, तो सरकारी स्कूल इस तरह मिलती नहीं है।
लोगों का ध्यान उस तरफ होता है कि इंग्लिश मीडियम हमको चुनना है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो जाते हैं। जैसे मुद्दा यही है कि लोग जाते हैं इसी वजह से क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। सरकारी स्कूल में कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सरकारी स्कूल है कि ऐसी नहीं है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी इंग्लिश लैंग्वेज हो। उर्दू है सेमी इंग्लिश, हिंदी है सेमी इंग्लिश, मराठी के साथ सेमी इंग्लिश, तो घूम फिर के इंग्लिश है ही नहीं कहीं ना कहीं। तो लोगों का ध्यान उस तरफ भी जाता है कि प्राइवेट में ही जाया जाए, सरकारी स्कूल मुझे तो नहीं दिखाई देता। अब तो बम्बई में पब्लिक स्कूल के नाम से सीबीएसई बोर्ड की स्कूल प्राइवेट स्कूल म्यूनसिपलिटी स्कूल में शुरू हो चुकी है, तो आपकी क्वालिटी एजुकेशन का लेवल तो बहुत हाई हो गया है। ज़मीन पर है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो घबरा जाओगे। प्राइवेट स्कूल से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कागज़ पर नहीं ज़मीन पर। जोगेश्वरी में है यार, उसके घर के करीब है। एड्रेस देखो जल के यार। पूरे बम्बई में बहुत सारी म्यूनसिपलिटी स्कूल को बदल कर तकरीबन 10 स्कूल पहले ली थी, बाद में बढ़ाया। पूरे बम्बई में तकरीबन 10 स्कूल को म्यूनसिपलिटी स्कूल ने अडॉप्ट किया और उसको सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाया और उसको नया प्रोजेक्ट के तौर पर नाम दिया पब्लिक स्कूल। आप देखोगे कि कलर से ही पहचान में आती है, वो म्यूनसिपलिटी स्कूल के कलर को बदल दिया उन्होंने और अब वो कलर से पहचान में आती है कि भाई ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। एजुकेशन हाई लेवल करने के लिए सरकार तो बहुत प्रयत्न कर रही है। हाँ, ये अवेयरनेस की कमी हो सकती है। आपके अंदर अगर ये अवेयरनेस की कमी है तो आप गुनहगार हैं, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में कम से कम 4 मरतबा डाला है मैंने। हेलो चालू है लेकिन थोड़ा करीब से बोलना चाहिए। मेरे हम लोग बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ी सी करंट सिचुएशन पर बात करने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि ये सिचुएशन तो है और ये कोई नई सिचुएशन भी नहीं है। हम पिछले 70 सालों से इसी सिचुएशन में रहने के आदी हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई प्रयास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं से कोई उम्मीद की किरण, कहीं से कोई चळवळ की हाँ, कहीं से कुछ फील होता है क्या आपको कि कोई एक क्या बोलते हैं उसको, अंधेरे के अंदर जो है एक छोटी सी रोशनी की किरण जो है वो कहीं से कुछ दिखती है क्या आपको? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को अपने मुंह मिट्टी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल समाज में कहीं से कुछ नज़र आता है कि परिवर्तन के लिए कोई कोशिश होती हुई? कई जो है हमने देखा है कि कई लोगों ने देखा इस पर मुखालिफत भी की और आवाज़ें उठाई आपके साथ में। बोलिए आप जी। जैसे वो हाई कोर्ट के जज है और वकील भी है, अक्सर जो है वो इस पर बोला करता है और जन जागरण के काम के लिए लोगों ने कई मतलब जो है ये कोशिश की कि लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा हो हर बर्निंग टॉपिक के ऊपर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी है कि हर समाज में इस तरह के जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो सब लोग जो है जन जागरण के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबान से भी और बहुत सारी किताबों के जरिए से भी ये कोशिशें हो रही हैं। ठीक। और कोई आपको लगता है कुछ कोशिश हो रही है? बोलिए। कोशिश हो रही है लेकिन स्वार्थी कोशिश हो रही है इलेक्शन पीरियड का टाइम। ओके। इसके अलावा बाकी सब खामोशी और अंधेरे का मतलब ज़्यादा होता जा रहा है। ओके। और कोई थोड़ा सा नए लोग बोले तो अच्छा लगे। एक्चुअली लास्ट ईयर हमने बोले एलपीजी के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट निकाला था। हाँ। कि भाई ये जो सीबीएसई पैटर्न की जो स्कूलें हैं जो प्राइवेटली चल रही है उनमें 25% जो है गरीब लोगों के लिए जगह है और वो ऑनलाइन फॉर्म भरना, उसके लिए बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के बहुत से हमारे यहाँ पर कामती हुए। तकरीबन 50-60 लोगों को उनको वहाँ मिला और उन लोगों ने हमको फ़ोन किया भाई आप। लेकिन इसमें एक हमको ये मिला कि बहुत सी जो मतलब बड़ी स्कूलें थी जो सेंट्रल इंडिया पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और दूसरी बड़ी बड़ी स्कूलें, उनसे हमने जब कॉन्टेक्ट किया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे 25%, तो कहा कि हमने 2 साल दिया लेकिन उसके बाद उन लोगों ने हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा नहीं दिया, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया, हम नहीं दिए। ठीक।
मेरे ख्याल से एक बात थोड़ी वापस पीछे चली गई। मैंने जो सवाल पूछा था, इस पर हम बात करेंगे। मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था कि अभी जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, जो आपको चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है, इस अंधेरे में कोई उजाले की किरण नज़र आती है क्या? हाँ जी बोलिए। ऐसा है कि हमारे देश में इस वक्त जो पार्टी हुकूमत कर रही है, हाँ उसने एक ऐसा हवा बना के रखा है बहुत सारा कि किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ओके। हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, या सपोज कोई भी रोजगार का मसला हो, लोगों को बोलने की आज़ादी मिली ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड लेवल पर अगर मैं देखता हूँ, इसमें आपका कुछ लोग पहले क्वेश्चन था कि एमपीजे ही क्यों, तो ग्राउंड लेवल जो मेरी सोच है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने जो देखा हूँ ग्राउंड लेवल पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ एमपीजे को देखा हूँ, मोस्टली मैंने किसी को नहीं देखा। मैं आप ही को बताऊँ तो करीब ये 2-2.5 साल से मैं खुद कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने इस पे पैंडेमिक टाइम में करीब 150 से 200 राशन कार्ड हम लोगों ने खुद बनाए एमपीजे बैनर के थ्रू, और हम लोगों ने 3 से 4 गाड़ी मंगा के राशन डिस्ट्रीब्यूट भी किए हुए। हम लोगों ने एजुकेशन पर भी अपने पैसे लगाकर या? जी नहीं। हाँ गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू हम लोग ओके। और एमपीजे प्लेटफॉर्म जो है वो कुछ ना पे करती है ना पे करवाना बोलती है। ठीक। वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को उनमें जागरूकता पैदा करना चाहती है, वो उसे अपाहिज नहीं करना चाहती है। ये जो खौफ हटेगा ना, ये उसी बेस पर हटेगा जब आवाम बोलेगी खुद से, जब उसको नॉलेज आएगा बोलने के लिए। एमपीजे ये काम है। ठीक। मैं एक बात पूछना चाह रहा था जी शकील भाई। ऐसा है कि अवाम हमारे साथ में आना नहीं चाहती। अच्छा। रोज की रोजी के चक्कर में ही उन लोगों को कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, तो उनको गाइड करे तो वो बोलते हैं यार देखिए हमारा क्या मसला है, तो मैं हमारे लिए हो दी जाएगी। ये इस टाइप से पूरे महाराष्ट्र में ये अवाम का फेलियर है या हमारा फेलियर है? अवाम का सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, हमको अवाम को जो सपोर्ट नहीं मिलता तो उसके गुनहगार हम हैं या वो अवाम है? हाँ बाजी बोल रहे हैं कि हम हैं उसके गुनहगार। इसलिए कि हम मास्टर थे, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसा जब हमने हेल्थ पर जब काम करना शुरू किया, कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें यानी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी लापरवाही हुई और खामोश है। वो बोलते कि इससे हमारा क्या होगा, कैसा होगा, यानी वो आना नहीं चाहते सामने। लेकिन जब उनको हम जब ये बताते रहे कि हमारी लखनऊ में ये काम ने जब सर्वे कर किया कि गवर्नमेंट के मतलब हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं इनके ऊपर अगर जो दौलत है अमीर लोगों की, उस पर अगर इतना टैक्स होगा तो हमारा जो है तो हेल्थ का बजट इतना बनेगा, तो उनकी आंखें होती है। तो असल में हम ना अगर अवाम को खुद एतमादी और अवेयरनेस के साथ अगर सामने लेकर आए तो अवाम में खुद एतमादी आएगी, तो इंशाल्लाह वो अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। अभी तक उनको मालूम ही नहीं कि हमारा यानी कि हमारे साथ इतनी धांधली और लापरवाही की वजह ये है। सही बात ये है। हाँ बोलिए मुबिन, माइक लो ना। जैसा बाजी ने कहा, गलती हमारी, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोगों की तकलीफें हम जब दूर करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे और वो लोगों को लगेगा हम दूसरे की जाके तकलीफें दूर करें। जबकि आज के टाइम पे मैंने कुछ लोगों से जब पूछा तो उनका कहना है, जैसा जैसा ने कहा था, लोग अपनी तकलीफ दूर करने के बाद में दूसरे को पूछने के लिए वक्त किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम खुद दूसरों की तकलीफ करने के लिए जब दूर करने के लिए खड़े होते हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पीछे कोई खड़े रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ एक मकसद तय कर लिया कि मुझे इस एरिया में या जिस जगह के लिए मुझे काम करना है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ एक पर्सन के लिए, और आपने अगर आवाज़ उठाई और कोई पर्टिकुलर कोई भी अथॉरिटी वाला हो, चाहे वो एजुकेशन वाला हो या एक पर्टिकुलर हेल्थ डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कोई एक ऑफिसर या उसका कोई स्टाफ जो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुम खाली इस पर्सन के लिए क्यों इतने पीछे आ रहे हो, क्यों, अगर तुमने आवाज़ उठाई तो हम तुम्हारे पीछे ये किसी और 2-4 आदमी को लगा देंगे, चाहे कोई भी हो जाए, वो एरिया का कोई एक कहा जाए जैसे गुंडा टाइप में, वो बोलेंगे वो एक तेरे पीछे लागेंगे और तुम्हारे पीछे देख के कौन आता है, और जब हम रियल में देखते तो पीछे कोई नहीं दिखता।
ये लोगों को लगता है कि ये अगर इसके पीछे भेज दिया है तो हम इससे 4 और जुड़ जाएंगे और कोई हमारे पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल हमने देखा भी होगा और शायद हमने एमपीजे ग्रुप में देखा है। अगर हमने दिल में हिम्मत ये कर ली कि अल्लाह हमारे साथ है, तो और जैसे फिर मेरे को डॉक्टर का नाम याद नहीं, यूपी में जो हुआ था, जो डॉक्टर ने जिसके हाँ डॉक्टर कफील, अगर हमने ये तय कर लिया कि हम करेंगे चाहे हमारे पीछे कोई हो या ना हो, ये जो हिम्मत हमें मिलती है वो अल्लाह ने दी है कि कहीं ना कहीं से तुम्हारे पीछे लोग रहेंगे, लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब तुमने उसको तय कर लिया तो तुम्हें खाली चीज़ इतनी है, खुद से हिम्मत करिए। ये मत सोचो कि हमारे पीछे कोई है या नहीं, ये गलती हमारी खुद की है। हमें देखना नहीं है पीछे है या नहीं है। जब हमने सोच लिया कि हम करेंगे तो पीछे अल्लाह है हमारे साथ में, तो ज़रूर हम इस चीज़ में मुझे लगता है कि शायद हमारे जो एहसास है ना गलती वाली बात, उससे थोड़ा सा हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो गलती के साथ साथ हमारे अप्रोच का प्रॉब्लम है। हमारा लोगों के साथ में जो अप्रोच होना चाहिए ना, वो अप्रोच का प्रॉब्लम है। हम लोगों के पास ठीक से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, रख नहीं पा रहे, अपनी बात समझा नहीं पा रहे लोगों को। लोगों में जो हिम्मत दिलाने का काम है, लोगों के अंदर लड़ने के लिए जो खड़े रहने का काम है, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को नेता बनाकर पेश कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं आपके मसले का हल करता हूँ, और उसके नतीजे में मेरी तो पोजीशन बढ़ रही है, मैं तो लीडर बन जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और लोग नहीं आ रहे हैं। हमारी गलती कहाँ हो रही है कि हम लोगों को ताकतवर बनाने पर काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को हिम्मत दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। मूवमेंट जो है वो इंडिविजुअल पर नहीं खड़ी होती मेरे दोस्तों, पब्लिक से खड़ी होती है। तो वो मिसिंग है कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल टीम के अंदर। तो ये अपनी कमज़ोरी पर ध्यान रखिए कि हमने लोगों को समझाने में शायद जो हुनर हमको आना चाहिए कि हम लोगों से कहें कि भैया तुम्हारी मूवमेंट है, तुमको चलाना है, तुमको ही काम करना है, मेरा कोई लेन देन नहीं है इसके अंदर, मैं तो सिर्फ तुमको एक शेप करके देने के हद तक काम करने वाला हूँ। और लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उससे हम आगाह नहीं कर पा रहे। हम तो एक हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हम लोग बहुत मायूसी का शिकार है कि भाई कुछ नहीं है, कहीं कुछ नज़र नहीं आता, कहीं से कोई आवाज़ उठती हुई दिखती नहीं, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों इसी माहौल में किसान मूवमेंट को देखो ना, नहीं दिखती क्या मूवमेंट हमको? किस तरह किसानों ने पूरे साल भर सरकार के सामने सीना फैलाकर खड़ा किया, बारिश गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त किया। ये वही इंसान है ना, वो भी, वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग तो नहीं है कि कोई जिन विन है उनके अंदर, इंसान है तुम्हारी तरह, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिवनेस जो है, लड़ने की आदत, बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक माइंडसेट में जी रहे हैं। और माइंडसेट क्या है? कमज़ोर, रोने वाला, हरदम रोते रहो, गाते रहो, कभी लड़ने की बात ही मत करो। अब ये माइंडसेट लेकर जो मूवमेंट की लीडरशिप रहेगी तो मूवमेंट कैसी रहेगी? पूरी मूवमेंट खड़ी नहीं हो पाएगी। हम जो अब तक काम नहीं कर पा रहे हैं उसका बेसिक रीज़न हमारा यहाँ छुपा हुआ है। हमारी लीडरशिप डरी, सहमी और मुतासिर है। मुतासिर किससे मालूम है आपको? हम लोग किससे मुतासिर हैं? आमिर भाई, नेगेटिविटी से, व्हाट्सएप से मुतासिर है, फेसबुक से मुतासिर है। दिन भर हम सब लोगों के मोबाइल का डाटा अगर आप चेक करोगे, 50% हमारा डाटा कहाँ वेस्ट होता है? मोदी जी के गाने पर। सिवाय मोदी की बुराई के हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ समझने के लिए, सोचने के लिए, कुछ करने के लिए काम ही नहीं है सिवाय इसके कि मोदी का गाना गाने के। तो हम अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं और हमको लगना कहाँ था, ये हमको एहसास नहीं है। मेरे दोस्तों, हमारा सबसे सीवियर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमको जो है इस सिचुएशन में पॉजिटिव बात करना चाहिए, अवाम के अंदर एक हिम्मत बनाने की कोशिश करना चाहिए और अवाम को ताकतवर बनाकर खड़ा करना चाहिए। अवाम को भीड़ में समझो, वो जानवर नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। और उस ताकत को जिस दिन आपने अंदाज़ा दिला दिया कि वो कितना बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकती है, उसके बाद लोग आपको ढूंढेंगे, आप मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप जैसे सैकड़ों उस दिन आगे बढ़ चुके होंगे। तो हमारा काम तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम गलती से क्या समझ बैठे, माफ़ कीजिएगा मेमोरेंडम कल्चर के लीडर लोग, हम गलती से अपने आप को मेमोरेंडम देकर अपनी लीडरशिप को मेंटेन रखने वाले, पेपर में छपकर फोटो लगाकर अपने आप को जिंदा दिखाने वाले लोगों की तंजीम बची है। लेकिन जो मास मूवमेंट खड़ी करने का काम था उससे हम लोग जी चुरा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरत है उसकी वो नहीं पूरी कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। बहरहाल
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है जिसमें हम बात कर रहे थे, हम नीड की बात कर रहे थे, मैंने जो बात कही वो है कि इस वक्त जो है हमारी ज़रूरत बेसिकली इसलिए ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि आज समाज जितना गिरा हुआ, जितना पिछड़ा हुआ, हमारे पास जो इनइक्वलिटी है, पैसा चंद हाथों में सिमटा हुआ है, बड़ी आबादी गुर्बत का शिकार है, बड़ी आबादी जो है वो बुनियादी सहूलतों से वंचित है। ऐसी सिचुएशन में इन मुद्दों पर बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। मेजॉरिटी मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसानों के बुनियादी मसाइल पर बात करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। इसलिए आप लोग आज की डेट में बहुत कीमती हो। आम लोगों की बनिस्बत आप लोग, मैं महाराष्ट्र से कहूँ तो ये महाराष्ट्र का सोना नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र का प्लेटिनम है, हीरा है। ये एक एक साथी हमारा अपने अपने शहर का हीरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरे बहाव के खिलाफ बात कर रहे हैं। जहाँ पूरा बहाव नफरत को फैला रहा है, वहाँ ये निकल कर जो बिल्कुल उल्टी बुनियादी मुद्दों पर बात करने की बात कर रहे हैं। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, शायद जितनी ज़रूरत है उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को रोकने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मसला ये है कि ऐसे वक्त में हम ये काम करने की जो बात करते हैं, उसकी मैं छोटा सा जवाब देकर अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जब मैदान जंग में जंग होती है तो दो फौजें सामने रहती हैं। एक फ़ौज ऐसी है, बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत उसकी बड़ी सेना है, जिसका एक कोने से दूसरा कोना दिखाई नहीं देता। दुनिया भर के सारे जो टेक्निकल हथियार हो सकते हैं वो सब उस फौज के पास है, और वो पूरी शान के साथ में अपने खड़ी है। उसके सामने एक ऐसी फौज है जो बहुत ही कमज़ोर है, जिसके पास हथियार भी नहीं है, हथियार चलाने वाले लोग भी नहीं हैं, और ठीक से उसको समझाने के लिए जो मतलब लड़ने की जो बेसिक सलाहियत चाहिए ना, वो लड़ने की बेसिक सलाहियत भी नहीं है। अब ऐसी फ़ौज जिसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो, जिसके पास जो लोग हैं वो उस अजीमुशान सालार जो वहाँ सामने खड़ा है, उसके सामने ये जो लड़ने वाली फ़ौज है, अब ये जिसके रज़ाकार खुद घबराए हुए हैं, मतलब आप लोग सब रज़ाकार हैं, हम सब रज़ाकार हैं, हम रज़ाकार खुद घबराए हुए हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज के सामने टकराना है। तो आप मुझे बताओ कि जंग का मैदान आप कैसा चुनोगे? जब दो जंग हो रही है, एक तरफ बहुत ताकतवर फ़ौज है और एक तरफ बहुत कमज़ोर फ़ौज है। अब इस कमज़ोर फ़ौज को इस ताकतवर फ़ौज से लड़ना तो है, वरना ये मर जाएगी। तो लड़ना तो है इन एनी हाउ, आपके पास कोई चारा ही नहीं है लड़े बिगर। अब लड़ने के लिए आप कौन सा बैटल चुनोगे, कौन सी मैदान जंग को चुनोगे? क्या आप खुले मैदान में जाके लड़ना चाहोगे या उनके साथ में कोई दूसरी जंग चाहोगे? आप कुछ कह रहा था? हाँ, कोई दूसरी जंग चाहोगे आप? और कोई? दो दो हाथ हो जाए, जो होना सो होगा, अल्लाह पर तवक्कल करके भिड़ जाएंगे, मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, जिंदा रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे, ये बोल के लड़ बैठोगे या पीछे हटकर कुछ सोचोगे? हाँ मेरे दोस्तों जी, दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की, ये जंगे मैदान है, इधर दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है, यहाँ मरो या जी। हमारी फौज जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। ये अपनी कमज़ोरी को किस तरह छुपा करके उनको ये दिखाएं कि हम इससे ज़्यादा ताकतवर हैं और उनसे मुकाबला करें, और मुकाबला करके ताकत को बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं, मेरे ख्याल से बात को सबमिट दीजिए, वरना मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। आप अपनी बात को सबमिट कीजिए, बस यहीं पर बात खत्म कीजिए, बात को आगे बढ़ा देते हैं। वो किस्सा किसी और वक्त बताइएगा, अभी वो किस्सा मत सुनाइए। ठीक ठीक, जी जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो बात इन्होंने कही, उसूली बात जंग के अंदर यही होती है कि जंग में हमारी कमज़ोरी को कैसे ताकतवर बनाया जाए और सामने वाले की ताकत को कैसे कमज़ोर बनाया जाए। यही इसी तरीके से जंग लड़ी जाती है ना, और जीती जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी को मुड़ाता हूँ।
आप मान लीजिए कि इस वक्त मुल्क में एक तरफ वो गरीब आवाम है जो बिल्कुल कमज़ोर है, जिसके पास ना पैसा है ना ताकत है, और दूसरी तरफ एक पूरा कॉरपोरेट खड़ा है। और मैदान जंग जो है वो आपका इलेक्शन है ना। इस मुल्क में जो कुछ भी होता है वो इलेक्शन के थ्रू होता है। अब क्या ये गरीब आवाम इलेक्शन के थ्रू इनकलाब बर्पा कर पाएगी? हाँ, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी बाए दिन बनती जा रही है हमारी, और ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनको हरा ले, तो क्या ये काम कर पाएंगे? ये सारे के सारे धोखेबाज खुद भी मरेंगे, दूसरों को ही मरवाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई लड़ने वाले लोग, अपनी अपनी कौम की पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लड़ने वाले लोग, ये सिवाय नुकसान पहुंचाने के कोई फायदा पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि मैदान जंग की रिक्वायरमेंट अलग है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या और खुल के बोलूं? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, मजबूर हूं इस पर बात करने के लिए। हमारे पास भूत चढ़ा हुआ है ना, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे भूत चढ़ेगा। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग भी इस मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, हालात की तब्दीली चाहते हैं, गरीबी का खात्मा चाहते हैं, बीमारी खत्म हो जाए, लोगों को तालीम बराबर मिले, इक्वलिटी जो है समाज में कायम हो, उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू, आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ये इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम का फेलियर है, बल्कि यहाँ पर जो है वो ताकत एक तरफ बहुत ज़्यादा है। वहाँ धर्म की ताकत है, वहाँ समाज की ताकत है, वहाँ पैसे की ताकत है, बहुत कुछ है। और उसके मुकाबले में जो खड़े हुए लोग हैं वो बहुत ही कमज़ोर लोग, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो कहीं मिले हुए नहीं हैं, वो बटे हुए लोग हैं। तो इसलिए आप ये समझिए कि इस वक्त सोशल मूवमेंट के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है उन पर रेगुलर अटैक करने के लिए। आप लगातार अटैक जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मूवमेंट के थ्रू कर सकते हैं। मैं अपनी बात को समेटने के लिए जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका में आज के 150 साल पहले ब्लैक्स को वोट डालने का हक नहीं था, है ना। जो काले थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो वो क्या करते थे या कैसे उन्होंने अपने अधिकार को पाया? भाई एक कमज़ोर कम्युनिटी थी ना वो ब्लैक्स, वाइट्स के सामने बहुत कमज़ोर किस्म के लोग थे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिकल प्रोसेस में कैसे अपने राइट्स को पाया? एक बेसिक फंडा, जो मूवमेंट का बेसिक फंडा है वो ये कि लगातार रैली निकालते रहो, लगातार डेमोन्स्ट्रेशन करते रहो, लगातार मेमोरेंडम सबमिट करते रहो, लगातार जो है वो आप बाइकाट करते रहो। ये रेगुलरली एक्टिविटी जो है ना आपकी, यही लोगों को मजबूर करेगी। आज क्या हो गया है कि हम थक गए, अरे कितनी मरतबा बाइकाट करें, कितनी मरतबा रैली लगाएं, लेकिन ये एक ज़िंदगी के एक लंबे पीरियड तक करते रहना पड़ेगा। और इसी के थ्रू लोगों में जागरूकता पैदा होगी आपको, क्योंकि रैली निकालने का काम, रैली 10 लोगों की रैली नहीं होती ना, रैली के लिए आपको 2 लाख लोग चाहिए, 10 लाख लोग चाहिए। उसके लिए आप उतने लोगों के पास जाओगे, उतने लोगों तक आपका रीच बनेगा, और वो लोग जब कन्वर्ट होंगे तब रैली सक्सेस होगी। आपको याद है CA NRC की रैली कैसे कामयाब होती थी? वो आपके घर बैठे नहीं कामयाब होती थी ना, उस वक्त आपके ऊपर दीवानगी थी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई थी। आप इस मुल्क में रहोगे या बाहर निकल जाओगे, उस डर से आप रास्ते पे निकले थे। तो मेरे दोस्तों, जीने के लिए भी उसी तरह लड़ना पड़ेगा। आपको अपने रहने की तो फिक्र थी, लेकिन आपके पड़ोस में कोई भूखा है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए आपको कोई फिक्र नहीं होती, उसके लिए कोई दिल में तड़प नहीं होती, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। वो आवाज़, वो तड़प दिल में पैदा करने की ज़रूरत है। अगर वो निकली तो लाखों लोगों तक आप जाएंगे, और लाखों लोगों को जब बार बार रास्ते पे उतारोगे तो पिछली सरकार को भी डूबता हुआ आपने देखा है, इस सरकार को भी डूबता हुआ देख सकते हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन आएगा कौन जाएगा, कोई मैं कांग्रेस का फेवरेबल नहीं हूँ और ना मैं कोई BJP का दुश्मन हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे नज़दीक सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है। लेकिन मैं जो चीज़ चाहता हूँ, जो हम लोग सपना देखते हैं कि इस मुल्क में समाजी नाबराबरी खत्म हो, इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो, इस मुल्क में जहालत का खात्मा हो, कोई बीमारी, पैसे की वजह से बीमार अपनी सेहत का इलाज ना कर पाए, इससे छूटे ना, वो जो हम चाहते हैं वो पूरा होते हुए मेरे दोस्तों आप देख सकते हो। तो इसके लिए आज मुझे लगता है कि MPJ जैसी मूवमेंट, एक सोशल मूवमेंट जो बुनियादी मसाइल पर बात करे, और लगातार उसका फोकस कुछ और बनना ही नहीं चाहिए, वो यहाँ वहाँ देखे ही नहीं। एक मसला और भी है, मैं शायद उस पर बाद में बात करूं, कि हम लोग जो है फोकस को घुमाते हैं, बार बार निकलते हैं कहीं और, घर से निकलते हैं सौदा लेने के लिए,
और रास्ता भटक कर कहीं और निकल जाते हैं, घर में बीवी बेचारी भूखी बैठी रह जाती है। तो ये जनता हमारी भूखी रहती है। हम निकलते हैं सर्वे करने के लिए कि आज जा रहे हैं पीएससी का सर्वे करने, अचानक गेट पे जाने के बाद कुछ दूसरा काम मिल जाता है और गाड़ी अपनी कहीं और निकल जाती है, सर्वे वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस काम को भी हम समझते हैं कि यही काम कर रहे हैं। गड़बड़ वहाँ होती है हमारी जब उस काम को भी समझते हैं हम लोग कि हम तो हेल्थ की कैंपेन चला रहे हैं ना, जबकि हमारा फोकस हट चुका है। हमारे सामने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। हम लोग कभी भी काम करते वक्त में वो एग्जाम्पल को याद रखें। हम लोग महाभारत देखा है कि नहीं देखा पता नहीं आप लोगों ने, अर्जुन का कैरेक्टर देखा होगा ना आपने, कि अर्जुन के कैरेक्टर में अर्जुन जब अपनी तीर चलाता है तो नज़र किस पे रखता है? मछली की आंख पर, पूछली मछली पर नहीं। इसी तरह एमपीजे के कैडर को चाहिए कि जब भी वो कोई कैंपेन चलाए, कैंपेन के मकसद पर नजर होनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं। हमारी सारी गड़बड़ कहां खड़ी हो रही है? मछली के पर और मछली की दुम पर। मछली की आंख को छोड़कर मछली की दुम पर नजर मत देगा। इसने हमारी पूरी कैंपेन की वाट लगा दी। ये मछली की आंख छोड़कर मछली की दुम देखते देखते पूरी कैंपेन अब वापस से नए सिरे से सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को थोड़ा समेटता हूँ। मैं थोड़ी सी उस पर बात आगे ये भी करना चाह रहा था कि ये जो सोशल मूवमेंट के लोग हैं ना, ये जब आहिस्ते आहिस्ते पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ जाते हैं तब भी नुकसान करते हैं। मैं एक जस्ट 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको याद होगी जैसे किसान मूवमेंट आप आज देख रहे हो ना, ऐसे 1970 के पीरियड में भी किसान मूवमेंट बहुत ताकत से उठी थी। भारतीय किसान यूनियन जो थी, BKU के नाम से जो बहुत मशहूर है, बहुत ताकत से उठे। सारे के सारे लोग जो है तमिलनाडु से इलेक्शन के प्रोसेस में जो घुसे, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, सारी मूवमेंट जो है वो कन्वर्ट हो गई और पूरी कहानी अब इतने सालों के बाद अब फिर से उठी है ये मूवमेंट। तो बहुत टाइम लगता है और ये जो डिसीज़न है, ये हमारा डैमेजिंग डिसीज़न जो है वो कई साल, 30-40 साल हमको फिर से ले जाकर पीछे डालता है। तो मूवमेंट के लोगों को यकसुई के साथ में मूवमेंट पे लगे रहना चाहिए। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ अपने आप को ना ले जाएं, ना उसकी तरफ जो ध्यान दें। वो उनसे मुतासिर होकर अगर काम करेंगे तो उसके नतीजे में पॉलिटिकल मूवमेंट के कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे, आप सोशल मूवमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त सोशल मूवमेंट से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी बात कहते रहिए, अपनी बात बोलते रहिए। आप पर कोई किसी पार्टी का, कोई दुनियाई मफाद का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वहाँ तो आपकी हर एक्टिविटी के पीछे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि इनके वो मकसद है, ये तो पॉलिटिकल चाहते हैं, ये तो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हम कहते हैं भैया हमको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, हम ना किसी का सपोर्ट करना चाहते हैं, ना किसी का अपोज करना चाहते हैं। तो अपने आप को पूरी तरह बाहर रखिए इस प्रोसेस से, और उसके बाद चाहे सरकार में कोई भी आए, हमारा जो दबाव बनाने का काम है, हमारा जो पॉलिसी एडवोकेसी का काम है, आवाम के अंदर जागरूकता पैदा करने का काम है, वो हम करते रहेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होने वाली। और उससे बड़ी बात मैं बोलता हूँ आपको कि आज की डेट में मार्केट में आपका कंपटीटर कोई नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टी में 10 कंपटीटर होते हैं। आज आप बताइए कि जहाँ भी आप रहते हैं उस समाज में आपका कोई कंपटीटर है क्या? अरे इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा हुआ है, घोड़ा हाथ में, रेस लगी हुई है, दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। गड़बड़ कहाँ हो रही है? अपन घोड़ा लिए खड़े हुए हैं, भागने तैयार नहीं, पूरा मैदान खाली है। तो मेरे दोस्तों, ये मैदान बहुत अच्छा है। इस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे लिए मौका है कि दौड़ा जाए अपने घोड़े जितने दौड़ा सकते हैं। मैं अपनी बात को समेटने के लिए सिर्फ एक बात कह के बात सब खत्म करता हूँ। देखिए, ये जो दौर है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये बहुत हिस्टोरिकल पीरियड है, एक टर्निंग पॉइंट है भारत देश के लिए, और इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा तो इस सिचुएशन पे ज़रूर बात करेगा। मैं कहता हूँ कि इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा ना, तो हो सकता है कि उसके अंदर हमारी सोशल मूवमेंट का नाम नहीं आएगा, है ना। कल के दिन जब लोग हिस्ट्री लिखेंगे तो सोशल मूवमेंट की हिस्ट्री में शायद एमपीजे का नाम ना आए, पॉसिबिलिटी है। हम शायद उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र हमको जानता हो, और जो हिस्ट्री लिखने वाला होगा हिस्टोरियन जो है, एक ऐसी मूवमेंट खड़ी हुई थी जो बिल्कुल लोगों के बुनियादी मसाइल पर बात करती, हो सकता है हम उससे मिस हो जाए। लेकिन याद रखो कि ये मिस होना तो गवारा हो सकता है। हमारी सारी एक्टिविटी ऊपर वाले के पास लिखी हुई है और वहाँ से मिस नहीं होगी। तो आप जो कुछ भी काम करोगे, अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर मिलने वाला है, अल्लाह ताला उसका आपको बेहतरीन अजर देगा। तो ये दुनिया के अंदर आपका फ़ोटो छपे ना छपे, दुनिया में आपका नाम आए ना आए, आप लोगों में काम करते रहिए। आपका जो चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब के सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग का बदला आपको मिलने वाला है पक्का। इसका यकीन रखो और उसके साथ में काम पे लगे रहो।
इंशाअल्लाह जो है वो आपको कामयाबी बहुत करीब तक नज़र आएगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आप को तेज़ी के साथ में आगे बढ़े, पीछे हटने के प्रोसेस पे काम ना करें। वो आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा टॉपिक भी साथ में कवर कर सकते हैं। हाँ शब्बीर भाई उसके बाद करेंगे। ये मैं 20 मिनट में ख़त्म करूँगा। एक टॉपिक था हमारे अफसर भाई का, असल में अफसर भाई अभी हैं नहीं तो उस पर बात तो ज़्यादा हो नहीं पाएगी, फिर भी मैं कुछ हल्की फुल्की बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये भी टॉपिक जो है बिल्कुल वैसा ही है। असल में ये टॉपिक है बिल्कुल आपसे रिलेटेड कि एमपीजे के अंदर काम करने की राह में हमें रुकावट कहाँ पैदा होती है। असल में मसला ये भी है कि हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मूवमेंट क्या करता है। और हम लोग जो है अभी तक बेसिक ही नहीं जान रहे तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। देखो मैं समझता हूँ कि शायद इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। बोलो ना। मूवमेंट की दो बातें जो जरूरी होती है, एक तो एक हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। जैसे कि अभी थोड़ा पहले आप एजुकेशन बात कर रहे थे, तो एजुकेशन को लेकर 100% एजुकेशन का राइट्स है हमारा, लेकिन हमारा कैडेट 24% पे काम करता है। या जो हमारा मूलभूत अधिकार है उसको ना लेकर हम छोटी छोटी स्कीमों में काम करते हैं। तो मूवमेंट को ये समझना चाहिए कि हम जो इंसान है वो इंसानों के अधिकारों पे काम करते हैं, ना कि वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जैसे 25% या हेल्थ का। ऐसे कि हेल्थ के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम राजीव गांधी स्कीम पे काम करेंगे, तो हम स्कीमों में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। एक बात ये, और दूसरा कि जैसे अभी थोड़े पहले आपने कहा कि हम हमारा जो तबका है कि हमारा बस छोड़ के आगे जाने को तैयार नहीं है, तो ये बात भी हमारे कैडर को भी या जो भी मूवमेंट वाले जो लोग हैं उनको ये हमको बताना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हम भारत के संविधान पर जब काम करते हैं, चाहे फिर आर्टिकल 19 हो, चाहे आर्टिकल 21 हो या आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 हो, तो जब बात करते हैं हम सबकी बात करना चाहते हैं, हम इतनी से बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म मिशन और शॉर्ट टर्म हमारे एक्टिविटीज, इसके अंदर का जो फर्क है वो हमारे कार्यकर्ताओं को समझा कि नहीं समझा, ये समझने की पहले ज़रूरत है। तो पहला हमारा फोकस उसी पर होना चाहिए कि अगर हमारी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी क्या है और उसको पाने के लिए हम जो अभी करते हो शॉर्ट टर्म, अभी हम अभी हमारा जो कदम 2 कदम 4 कदम 10 कदम, वो 10 कदम हमारे वो लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे कि नहीं, उसका एक रोड मैपिंग हमें बनाना पड़ेगा और उसी पर हमें तो बात करनी पड़ेगी। तो वो बात बहुत जगह पे नहीं होती है। हम लोग सिर्फ हमारे पैर के पास देख के आगे बढ़ना सोचते हैं, तो वो पैर के पास न देखते हुए हमारे मूवमेंट को वो लंबा दिखना चाहिए, वो विजन हमारे मूवमेंट में देना चाहिए उन लोगों को। वो हम शायद नहीं दे पा रहे हैं या हम शायद उसमें कुछ कम पड़ रहे हैं। मुझे लगता है जो बात इन्होंने पहले कही कि विजन के अंदर प्रॉब्लम है, रमेश भाई ने उसके आगे की बात कही है कि काम करने का जो हमारा तरीक़ेकार है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और शायद प्लानिंग पर ही क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें जो है हमारे पास प्रॉब्लम है। बहरहाल उस पर तो हम बाद में बात कर सकते हैं। मैं पहली बात इनिशियल, क्योंकि विजन पर पहले बात आई, इन्होंने कहा कि एमपीजे ही समझ में नहीं आई है, तो उससे ही बात को अपनी शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैं ये बात पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि एमपीजे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है और एमपीजे ना ही कोई वेलफेयर का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि हम पैसा जमा करते हैं, पैसा बांटते हैं, हम वो भी काम नहीं करते, और ना ही हम जो है वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं या वोट के लिए काम करते हैं। तो असल में सवाल तो ये उठता है कि फिर हम करना क्या चाहते हैं, एक सादी भाषा में हम करना क्या चाहते हैं। मैं उसको बड़ी सादी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग सुनते होंगे कि एमपीजे एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है, सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है। मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो ये प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है? प्रेशर ग्रुप का मतलब ये है कि हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बेसिक मुद्दों पर लोगों को जागरूकता पैदा करती है, लोगों को ताकतवर बनाती है और उनके थ्रू सरकार पर एक दबाव की राजनीति करती है कि दबाव के ज़रिए जो है वो अपने मसाइल को लोग हल करने के लिए तैयार हो जाए। ये हमारी सिंपल सी भाषा में हमारा इंट्रोडक्शन है। अब मसला ये है कि हम ये जो प्रेशर ग्रुप वाली बात है ना, हम इसको समझ नहीं रहे हैं। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मैं मंत्री हूँ और आपने एक मुद्दा लाया और हम उसको हल कर देंगे। हमारी गलतफहमी यहाँ पर है। हम लोगों में होते हैं, आप ये मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। हम लोग सॉल्व करने वाले लोग नहीं हैं,
क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं है। आप तो लोगों में अपनी बात को रख कर लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनको ताकतवर बनाना और उनको अपनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर करने वाले लोग हैं, और उसकी मार्गदर्शक के तौर पर आप उनके साथ में रहेंगे, तब जाकर पब्लिक खड़ी होगी ना। हम लोग गलती से, मैं वो बात फिर दोहराता हूँ कि हम गलती से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं जनता का, जबकि हम कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। हम ये गलती कर रहे हैं कि हम लोगों में जो अवेयरनेस के काम करने चाहिए हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम बार बार जाकर लोगों को ये स्कीम अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठाओ, ये इनिशियल पीरियड में थी बात, ठीक था, क्योंकि हम अपने कैडर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते थे। लेकिन अब इस कैडर के अंदर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो इसको चाहिए कि लोगों में जाके अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों में ताकत और खड़ा करें ना। हम कहीं भी वो ताकत खड़ी होती हुई देखते ही नहीं है। आप देखिए कि आज भी हेल्थ की पूरी कैंपेन आपने महाराष्ट्र भर में चलाई, एक कंप्लेंट नहीं लाया आपने, पूरे महाराष्ट्र में एक कंप्लेंट नहीं लाया। क्यों नहीं आई हमारे पास कंप्लेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है हमारे विजन में पूरी कैंपेन को लेकर गड़बड़ थी। हम उन लोगों से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है जिनके घर वाले इससे मुतासिर हुए या कहीं ना कहीं कोविड से अफेक्टेड हुए या कहीं ना कहीं जिनकी डेथ हुई है, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, जो फाइनेंशियली पूरी तरह लुट गए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी एक्टिविटी क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं अपने इलाके में? सर हॉस्पिटल को विजिट किए हम लोग। हाँ, और CHC और PSC कॉमन सेंटर में जाके वहाँ का हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या जो प्रॉब्लम हो रही है। जी जी, हाँ, ये तो हमारा दूसरा काम था। असली काम हमारी इस कैंपेन का क्या था, हम पहले दिन से कह रहे हैं जी। कंप्लेंट के ताल्लुक से हमारे सामने कुछ लोग आए थे, लेकिन हमारे लीडरशिप में हमको ही पता नहीं कि कंप्लेंट करना था। भाई कंप्लेंट करना का नहीं, कंप्लेंट कलेक्ट करना था आपको। कलेक्टर मतलब अपने पास लेकर रखना। नहीं, आपके कलेक्टर को देते आप आप हेल्थ मिनिस्टर को भेजते। जितना फूड के ऊपर हमारे पास जानकारी है, हाँ, कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर इतनी जानकारी शायद नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसा मानता हूँ काफी टाइम से। अगर ये प्रॉब्लम है तो आज इसको खत्म कर देंगे, कई बार बोल चुके हैं इस बात को कि जितना ठीक है। लेकिन आज के बाद ये सवाल बचेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये 3 दिन में ये इशू खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। मेरी समझ ये है कि काम करने के तरीक़ेकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पास क्लैरिटी नहीं है काम करने को लेकर, हमारे पास क्लैरिटी शायद नहीं है विजन को लेकर, और इसकी वजह मुझे लगता है कि एक तो उसकी लीडरशिप है, MPJ की लीडरशिप, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ, शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, या आप समझ कर भी समझना नहीं चाहते हैं। सिराज भाई, ये भी हो सकता है कि जैसा वो चीज़ को अभी तक अहमियत नहीं समझे हैं वक्त के मामला में या कोई और दूसरे मामला में, कि भाई मैं को फ्री टाइम मिलेगा ही तो मैं ये काम करूँगा, या ये हो सकता है मामला। लेकिन उसको ये नहीं समझ रहा है कि ये मेरे लिए जो है वो मेरे लाइफ का हिस्सा है। मैं और इसी असल में हम लोग जिस तरह के दूसरे क्लब्स की मेंबरशिप होती है, MPJ की मेंबरशिप को क्लब की मेंबरशिप समझ रहे हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना और बिछोना बनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये एक प्रॉब्लम है। मैं एक दूसरी बात की तरफ कहना चाहता हूँ, जो बात इन्होंने कही कि शायद हमारी टॉपिक पर नॉलेज कम है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है मालूम है? हमने इतना मटेरियल दिया आपको पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे को अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं देता कि कभी खोल के पढ़े। व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर इतना मटेरियल है, हमारे हक साहब और अनीस भाई महीनों मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत करके वो लोग मटेरियल जमा करते हैं, और कभी आप वो मीटिंग देख लोगे ना जी, जब ये मटेरियल जमा करते होते हैं तो लगता है कि अब एक दूसरे का सर फोड़ लेंगे, इतना लड़ते झगड़ते भी हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसको हाईलाइट करो। और मेरे को बहुत शर्म आती है इन लोग के ऊपर, क्योंकि मेरे को मालूम है कि नीचे जाके कोई खोल के देखने वाला भी नहीं है। इतना पोस्टर बनाया, इतनी मटेरियल बनाई, दूसरे लोग जो है वो हमारे ग्रुप पे डाली हुई चीज़ों को पढ़कर PhD कर रहे हैं। रिसर्च के अंदर जो है रिसर्च पेपर में वो मटेरियल कहीं और काम आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैडर को पढ़ने की ज़रूरत, ये इतनी अच्छी आदत है ना हमारी पढ़ने लिखने से मुंह छुपाने की, क्योंकि ना कभी हमने किसी किताब को सीरियसली पढ़ा है और ना जो है अपने MPJ के मटेरियल को ठीक से पढ़ते हैं। मैं बाकी लोगों की बात क्या करूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं पढ़ता, मैं कई मरतबा ग्रुप खोल के देखता हूँ, मैंने अगर कोई मटेरियल डाला है तो कितने तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऐसे जो देखते तक नहीं खोल के उसको। तो मेरे दोस्तों, ये जो इतनी अच्छी आदत है ना, अगर ये कंटिन्यू रही तो हमारा डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप काम के लायक भी नहीं रहोगे। और मुझे
आप क्या करते हो उससे कोई अफसोस नहीं होता मेरे को, अफसोस होता है कि कितनी मेहनत हमारी लगती है उसके पीछे, वो मेहनत ज़ाय होते हुए दिखती है हमको, बुरा वो लगता है। तो मेहरबानी करके मेरे दोस्तों, हम इतना मटेरियल देते हैं, शायद इतना मटेरियल किसी और को मिले ना तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाए, लेकिन ये कैडर अल्लाह का बंदा ना पढ़ने को तैयार है ना समझने को तैयार है। अब आप ही बताइए कि इसको लेके कैसे काम किया जाएगा। हम लोग मैदान में आने के लिए ही चुराते हैं। दूसरी बात है, मैदान में आकर जो है लोगों के साथ मिलकर काम करने का हमारे पास वो इंटरेस्ट नहीं है जो होना चाहिए। अब लोगों में जब इंसान मैदान में आता है तो मैदान की जो है तकाज़े उसको खुद सुधार देते हैं, और मैदान में आने के बाद ये इंसानों की मसाइल को जब टच करता है वो तो यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती है उसकी खुद तरबियत कर देती है। ठीक है, फिर मैदान में आने की ज़रूरत है। मुझे एक लास्ट आखिरी बात कहनी है। मुझे सर 10 मिनट बचे हैं मेरे पास सिर्फ, मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपको तवज्जो दूँ। हमारे पास जो बात उन्होंने कही ना मैदान में आने की, एक कमिटमेंट का सीवियर प्रॉब्लम है हमारा। जो बात आमिर ने भी कही थी, अफनान ने भी कही थी, वो एक हम कमिटेड नहीं है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। हमारे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कमिटमेंट कहीं और है। उसकी वजह से आप देखोगे कि वो संजीदगी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं पूरी कर पाते। अगर हमको ये बात जो बात मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क की सूरत में आपकी अहमियत कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी है, अगर इसका अंदाज़ा हो जाए तो आपका जीना मरना, आपकी तबीयत, आपके लिए ख्वाहिशात सब सेकेंडरी हो जाएगी और आप अपना पूरी ताकत इसमें झोंक दोगे। लेकिन वो समझ ही नहीं बन पा रही है। तो कमिटमेंट की जो ज़रूरत है, चाहे वो आपके वक्त की हो, चाहे वो आपके सेहत की हो, चाहे आपके वो नॉलेज की हो, आप वो कंट्रीब्यूशन देने तैयार नहीं है। अगर वो कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से नहीं आएगा मेरे दोस्तों, तो ये मूवमेंट को कोई बहुत ज़्यादा दिनों तक लेकर चल नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी ये ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। तो बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए अपने आप को खपाने की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी मैंने जो बात पढ़ाई की है उस पर आप तवज्जो दीजिए। मैं एक आखिरी बात मतलब अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अफसर भाई ने फ़ोन पर बहुत कुछ लिखा दिया है, मेरे से सिमटा नहीं जा रहा मेरे से। वो अफसर भाई ने जो एक बात मुझे कही है वो ये कि हमारे अंदर इंटरनल एक प्रॉब्लम है हमारे अप्रोच का, हमारा लोगों के पास जाने का या मुद्दों के बारे में हमारी समझ का। हम मुद्दों के बारे में ये समझते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं, हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों में जागरूकता पैदा करने वाले लोग हैं। अब उसी के साथ साथ हमको जो एक असल मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे पास जो है ना एक डर भी है जो हमारी बातों में अक्सर आता है। हम लोग जो है ना सरकार से डरते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से डरते हैं, अपने इलाके के छोटे मोटे गुंडों से डरते हैं, और वो डर जो है हमने बहुत करीब से देखा राशन की कैंपेन में, वही डर हम देखते हैं हेल्थ की कैंपेन में, वही डर हम देखते हैं एजुकेशन की कैंपेन में। तो हमारा जो भरोसा है ना वो ऊपर वाले पे कम और दुनिया की ताकत पे ज़्यादा हो गया है, और ये डर जो है वो हमको काम करने से रोकता है। फलां हॉस्पिटल की शिकायत करने जाऊंगा तो उसका लीडर तो वो उसके टच में है, वो मेरे को काम पे लगा देगा। राशन की दुकानदार को दूंगा तो ये पुलिस स्टेशन मेरी कंप्लेंट करके मेरे को काम पे लगा देगा। अगर ये डर ही दिल में बैठा हुआ है ना तो बेहतर ये है कि घर पे बैठ जाओ। घर में बैठ जाएंगे तो कोई डर नहीं होगा, मौत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर मौत का डर नहीं है तो रास्ते पे आओ। ये काम तो जो है ना वो आपकी हिम्मत चाहता है, ये तो मर्दों का काम है जो लड़ना चाहते हैं, जो भिड़ना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वरना डरने वाले लोगों के लिए तो घर है, इसमें जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें मार भी खानी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज की सिचुएशन आपकी डिमांड करती है, और अगर ये सब करने के लायक नहीं है हम लोग तो हम समाज में कंट्रीब्यूट करने के लायक लोग नहीं हैं। हम लोग कहते हैं वो लेफ्टिस्ट है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। CA NRC की मूवमेंट में जिन लोगों ने काम किया उनका हाल देख रहा हो, तो इसका मतलब क्या वो घर बैठ रहे हैं? क्या वो और ज़्यादा जोश के साथ में उठ रहे हैं। लेकिन हमारा मामला ये कि किसी ने एक बार बुला के डांट दिया तो महीनों घर से निकलना बंद। अब इस तरह के लोगों के जरिए कोई इनकलाब आने का नहीं। भाई जाओ अल्लाह अल्लाह करो, तबलीग की जमात मस्जिद में खुश रहो, तुमसे कोई इनकलाब बर्पा नहीं होता। तो मेहरबानी करके MPJ के कैडर को चाहिए कि हिम्मत के साथ में काम करो, ये डर को दिल से निकाल दो। और मेरे लिए कौन आएगा? मैं कहता हूँ कोई नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये हिम्मत के साथ में काम करो, कोई आसमान से फरिश्ता उतरने वाला नहीं है। ये डर निकाल कर काम करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। एक तो काम करने की ख्वाहिश नहीं, काम करने का तरीका नहीं,
काम करने का तरीका मालूम पड़ जाए तो नामो नमूद का भूत चढ़ जाता है, बहुत जल्दी लीडरशिप दिमाग में घुस जाती है, और उसके बाद भी फिर डर डर के इससे बच के उससे बच के काम, ये सारी चीज़ें आपके काम की राह में रुकावट है। बहुत ही ओपन होकर, दिल को खोलकर, दिमाग को खोलकर काम करो, और सिर्फ जो है वो जनता के लिए, आवाम के बुनियादी मसाइल पर। और ये बात याद रखो कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मूवमेंट है, आप पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। आप लोगों को मुद्दे पर अवेयरनेस करने वाले, लोगों को ताकतवर बना करके लोगों के मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं। अब उठाने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे, कभी आप मेमोरेंडम भी देंगे, कभी आप जो धरने भी करेंगे, कभी आप मोर्चा भी निकालेंगे, कभी आप जलसे भी लेंगे, ये सारी एक्टिविटी करेंगे आप। लेकिन ये कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि आम जनता को ताकतवर बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश इस मूवमेंट के थ्रू करोगे तो मूवमेंट को भी नुकसान पहुंचाओगे और आपको भी नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि जनता के बीच में आपकी पूरी छवि खराब हो जाएगी। एक दूसरी बात जो है वो हमारे बिहेवियर का भी है। मैं एक आखिरी मतलब जो हमारी परेशानी है, हमारी कमज़ोरी, हमारी बिहेवियर। हम लोग बहुत जल्दी ना फूक जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बम्बई की भाषा बोल रहा हूँ मैं, हवा में जो बहुत जल्दी नहीं, क्या गुब्बारा जिसको हवा भर दो तो बहुत जल्दी फूल जाता है। 2-4 पेपर में फ़ोटो छपे और लोगों ने सलाम करना शुरू किया कि हम अपने आप को आप ऐसे हुए बाहर, और फिर रोज़ यही ख्वाहिश रहती है कि कब वापस से पेपर में छपूँ। मेरे को पूछते सिराज भाई वो मेमोरेंडम देने का है, जाऊँ क्या? अरे बोला मेमोरेंडम देने से क्या होएगा यार, मैं तो मेमोरेंडम दे चुका, मैंने तो सीएम को लेटर लिख दिया। नहीं, आपने सीएम को लेटर लिखा, लेकिन हम भी चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मेमोरेंडम दे देवे। मेमोरेंडम देने का मतलब क्या है? कल के दिन पेपर में मेरी फ़ोटो छपेगी और कल शाम से मेरे को सलाम मारना लोग, और पॉलिटिकल पार्टी मेरे को इज्जत की नजर देगी कि भाई आदमी से बच के रहो, मुद्दे उठाता है। तो ये जो दिमाग में बीमारी है बिहेवियर की ना हमारी, हमको इस बिहेवियर को दूर करना पड़ेगा। हमको बहुत सिंपल सिटी के साथ में, चाहे आप आसमान छू लो, आपकी सिंपलनेस खत्म नहीं होनी चाहिए। आपका जो ज़मीन पे रहने का मिजाज है ना, कि आप आम आदमी हो, आप कोई नेता नहीं हो, आप कोई लीडर नहीं हो, आप इंसानों की तरह हो, 2 हाथ 2 पैर, वही खाना खाते हो, वही बिस्तर पे सोते हो, तो आप अपने आप को अलग क्यों समझते हो लोगों से, और आपका बिहेवियर बदलता क्यों है? ये जो मिजाज हमारे लोगों के अंदर, माफ़ करना, मैं किसी की दिल आज़ारी अगर हो रही है तो मुझे माफ़ करे, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, लेकिन ये बिहेवियर क्रिएट हुआ है, तो ये बिहेवियर को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वरना अगर हम लोग अपने आप को लोगों से अलग करेंगे तो हम लोगों से अलग हो जाएंगे और लोग हमसे अलग हो जाएंगे। लोग तो आपसे उसी वक्त जुड़ेंगे जब लोग देखेंगे कि ये मेरे जैसा है। हम लोग जो है ना अल्लाह के रसूल की बहुत मिसाल देते हैं। वो क्यों देते हैं भाई? कि वो आसमान के फरिश्ते नहीं थे बल्कि वो इंसान थे, क्योंकि वो इंसानों में से थे ना, इतना बड़ा काम करते थे लेकिन इंसान थे। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो अनीस ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि गांधी जी ने अपने बदन का कपड़ा क्यों निकाला था? वो तो कोट पैंट वाले थे ना, जब अफ्रीका से आए थे तो कोट पैंट पहनते थे, तो बदन का कपड़ा निकाल के लुंगी पे क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने देखा जनता जो है वो लुंगी पर है, बदन पे 2 कपड़े ठीक से नहीं है, तो उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए। तो हमको भी याद रखना चाहिए कि जो हाल में जनता है उसमें रहना सीखो, अपने आप को जनता से ऊपर उठने की कोशिश हरगिज़ मत करो। आम लोगों के साथ में मिलकर अपने आप को बिल्कुल उनके जैसा बना कर रखो, अपने आप को अलग बनने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें मैंने इस वक्त आपके सामने कही है, अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो उसके अंदर सुधार पैदा करें। बाकी वक्त है आपके लिए, अकेले में भी मुझे बोल सकते हैं आप लोग, और लोगों के सामने ही बोल सकते हैं कि जो बात मैंने कही उसमें कहाँ गलती है, उसको सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जिन बातों की तरफ मैंने आपको इशारतन गुफ्तगू की है, हो सकता है मेरी बात इशारतन हो या खुलकर हो, जो भी है, बहरहाल उसको समझने के बाद उसके अंदर अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर जो है मूवमेंट पनपेगी, बढ़ेगी और आगे चल पाएगी। वरना जो है वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है।